हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस विगत वर्षों उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा में आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि नीट, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस आदि के लिए महत्वपूर्ण हैं और साथ ही आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी सारे क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ZZ लिंग निर्धारण का प्रकार देखा गया। सबसे पहले जानते हैं कि जो लिंग निर्धारण होता है वो क्या होता है। कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा उनकी संतति किस प्रकार से मेल हो या फीमेल हो, इस प्रकार का जो निर्धारण होगा उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनके द्वारा उनकी संतान का निर्धारण होता है कि वह मेल हो या फीमेल हो। तो चार ऑप्शन है, ड्रोसोफिला में, पक्षी में, कॉकरोच में और घोंघा में। पहले हम इन ऑप्शंस को समझते हैं। ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण होता है वह XX XY प्रकार का होता है। इसी प्रकार का लिंग निर्धारण मनुष्य में भी देखा गया है। फीमेल में XX सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अर्थात जो मेल होता है, मेल क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, मेल विषम युग्मजी होता है। और इसी तरह से जो दूसरा ऑप्शन है पक्षी में ZZ और ZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा गया है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी पक्षी में यह सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ZZ और ZW प्रकार का जो लिंग निर्धारण है, जो मेल होगा, जो नर होगा, नर में ZZ प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम और मादा में ZW प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मेल एक ही प्रकार के शुक्राणु बनाएगा जिनमें कि जो क्रोमोसोम होगा सेक्स क्रोमोसोम Z ही होगा और फीमेल दो प्रकार के एग प्रोड्यूस करेगी। इसमें आधे में Z सेक्स क्रोमोसोम और आधे में W सेक्स क्रोमोसोम उपस्थित होंगे। अगर पन्नेट स्क्वायर हम लोग बनाएं तो यहाँ पर ZZ हमने दो प्रकार के शुक्राणु बना दिए और यहाँ दो प्रकार के अंडाणु बन जाएंगे। तो दो प्रकार के जो गैमेट्स लेंगे Z और W। तो अगर इनके कॉम्बिनेशन हम बना देंगे तो इस प्रकार से बन ZZ ZW ZZ और ZW। तो 50% यहाँ पर क्या बन जाएंगे, फीमेल, और 50% यहाँ पर क्या बन जाएंगे, मेल। तो इस तरह से ZZ ZW लिंग निर्धारण पक्षी में देखा गया। कॉकरोच की अगर हम बात करें तो X0 और XX प्रकार का सेक्स यहाँ पर डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। इसमें जो मेल होगा, मेल में X0 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे और फीमेल में XX प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे। X0 का मतलब है एक ही यहाँ सेक्स क्रोमोसोम X क्रोमोसोम उपस्थित है और दूसरा अनुपस्थित है, इसीलिए उसके स्थान पर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल कहलाते हैं आभासी फल, वास्तविक फल, अनिषेक जनित फल और शुष्क फल। आइए जानते हैं सबसे पहले कि फल क्या होते हैं। किसी भी पुष्प में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है उसमें अंडाशय आगे चलकर फल में बदल जाता है। तो कह सकते हैं कि फल क्या है, एक पके हुए अंडाशय को फल कहा जाता है, या अंडाशय जब परिपक्व होता है तो उससे फल का निर्माण होता है। सबसे पहले समझते हैं आभासी फल क्या होता है। आभासी फल पुष्प के अंडाशय के अलावा अगर कोई भी अन्य भाग फल के निर्माण में भाग लेगा, इस प्रकार का फल आभासी फल या फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। उदाहरण के लिए सेब और नाशपाती हैं। इनमें क्या होता है, अंडाशय के अलावा जैसे कि पुष्पासन भी फल के निर्माण में भाग लेगा, तो ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। दूसरा है वास्तविक फल, जब केवल अंडाशय फल के निर्माण में भाग लेगा तो ऐसे फल वास्तविक फल या ट्रू फ्रूट कहलाएंगे, जैसे कि मैंगो है। अनिषेक जनित फल, जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसे अनिषेक जनित फल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और शुष्क फल क्या है, किसी भी फल में जितनी भी जो वाटर क्वांटिटी होगी काफ़ी कम रह जाती है, मेजॉरिटी ऑफ वाटर चला जाता है, काफ़ी शुष्क
अगर फ्रूट बन जाता है उसे हम शुष्क फल या ड्राई फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि काजू है, बादाम है, खजूर, किशमिश, अखरोट, ये सब शुष्क फल की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुषेक जनित फल। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रोगी में क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्लास 12th में 3 प्रकार के सिंड्रोम दिए गए हैं। नंबर पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम और तीसरा डाउन सिंड्रोम। तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से MCQ के साथ ही 1 नंबर में भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो आइए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मेल में ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर मेल की बात करें तो सामान्य रूप से क्रोमोसोम होते हैं 44 ऑटोसोम्स प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम। तो जो 44 तो ये ऑटोसोम्स हो गए, उसके बाद जो 2 क्रोमोसोम होंगे सेक्स क्रोमोसोम X और Y होते हैं। तो कुल क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है मेल में 46, या ह्यूमन बीइंग में या मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होगी आगे किस तरह से निर्धारित होती है। पहले इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 48, 47, 46, 45। इसमें होता क्या है कि 44 ऑटोसोम्स तो सेम रहेंगे, लेकिन जो X और Y जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे उसमें एक X एक्स्ट्रा आ जाएगा, XXY हो जाएंगे। तो कुल क्रोमोसोम की संख्या आप यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। तो XY की वजह से तो इसमें मेल के जैसे कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन एक X यहाँ पर अतिरिक्त हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फीमेल के जैसे भी इसमें कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे जो मेल होंगे इनमें फीमेल की तरह ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस स्थिति को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इस स्थिति को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो इस तरह से जो मेल होंगे, मेल क्या होते हैं, ये इस प्रकार के जो मेल होंगे ये स्टेराइल होते हैं, अपनी संतति को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इनमें जो वृषण होंगे काफ़ी रूडिमेंट्री होते हैं, काफ़ी अल्प विकसित वृषण पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में रोगी में क्रोमोसोम की जो संख्या होगी, कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 47। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिजैविक का निर्माण होता है। तो जो प्रतिजैविक का निर्माण होता है विटामिन द्वारा, रसायन द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा और सूक्ष्म जीवों द्वारा। जो प्रतिजैविक है इसे इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहा जाता है। और जो एंटीबायोटिक हैं, एंटीबायोटिक दुनिया की पहली जो एंटीबायोटिक थी उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है दुनिया की, पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन को एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम, इससे प्राप्त किया गया था। और इस एंटीबायोटिक को सबसे पहले प्राप्त किया था एक जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इस एंटीबायोटिक को प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। किससे प्राप्त किया था, एक प्रकार का एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। किसने प्राप्त किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इस क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिल गए हैं। तो एक तो हमें मालूम चल गया है कि कवक से एंटीबायोटिक तैयार की जा सकती है, और दूसरा बैक्टीरिया। तो इस तरह से कवक या फंगस और बैक्टीरिया से हमें एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे सूक्ष्म जीव के अंतर्गत। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म जीवों द्वारा। एंटीबायोटिक क्या होते हैं या प्रतिजैविक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होने वाले ऐसे रसायन होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या कवक के द्वारा प्राप्त होने वाले ऐसे रसायन होते हैं जो कि दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उनकी डेथ कर देते हैं। उनको या तो नष्ट कर देंगे या उनकी वृद्धि को या तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या पूर्ण रूप से उनकी वृद्धि को रोक देंगे। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की बीमारी में हम इन एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, जो कि हमें केवल सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया और कवक के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म जीवों द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
विषाणु संक्रमित कोशिका किस विशेष प्रोटीन को उत्पन्न करती है? हार्मोन, एंजाइम, प्लाज्मिड, इंटरफेरॉन। जो विषाणु की जो कोशिका है वह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का स्राव करती है, उसका नाम होता है इंटरफेरॉन। जो संक्रमित कोशिका होगी वह विशेष प्रोटीन का स्राव करेगा या उसका उत्पादन करेगा, उसका नाम इंटरफेरॉन है। जैसे एक कोशिका है, ये संक्रमित होगी, इसके द्वारा इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का निर्माण होगा, जो कि इसके जो आसपास की जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनको क्या करेगा, इस संक्रमण से बचाने का प्रयास करेगा। तो यह प्रोटीन क्या करेगा, अन्य जो आसपास की जो कोशिकाएं होंगी उन्हें वायरल इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन डी इंटरफेरॉन सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होता है? ऑप्शन है ए 46 के बजाय 45 गुणसूत्र, ऑप्शन बी 46 के बजाय 47 गुणसूत्र, ऑप्शन सी गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र, और ऑप्शन डी गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी में केवल 1 गुणसूत्र। तो मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, उनमें से 44 गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स, और 45वां और 46वां और 46वां होते हैं, दोनों को ही हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में जो 21वां गुणसूत्र होगा, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से अब कुल गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 46 + 1 = 47। तो इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस स्थिति को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसे हम मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं, और इसमें जो व्यक्ति होगा उसका जो चेहरा है मंगोलों की तरह दिखाई देने लगता है। लैंगडन डाउन नामक साइंटिस्ट ने पहले इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46 के बजाय 47 गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? जीनोटाइप, फिनोटाइप, समयुग्मक और विषमयुग्मक। कोई भी जीव है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनमें दिखाई देने वाले लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं और उनकी जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। तो जैसे दिखाई देने वाले लक्षण हैं, जैसे अब हम बात करें पौधे के तने की लंबाई दिखाई देगी, या तो क्या टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। और बीज का अगर रंग होगा, बीज का रंग जैसे मटर है, बीज का रंग पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। बीज का जो शेप हो सकता है वह गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है, और जो फली का आकार हो सकता है वो क्या हो सकता है, फूला हुआ हो सकता है या सिकुड़ा हुआ हो सकता है। तो इस तरह से पुष्प के का जो रंग है वो बैंगनी हो सकता है या सफेद हो सकता है। इस तरह से जो भी लक्षण प्रदर्शित लक्षण हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। और केवल इनकी जो जीनी संरचना, जैसे हमने बात की टॉल प्लांट है, तो टॉल जो लंबापन है वो क्या, या जो लंबाई का लक्षण है वो क्या है, फिनोटाइप है। और लंबाई के लिए हम कैपिटल टी ये यूज कर सकते हैं, या स्मॉल टी या ड्वार्फ के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। ये जीनोटाइप के अंतर्गत आ जाएंगे। और लंबापन या जो लंबाई का लक्षण वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। तो किसी जीव के प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 8 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरियल जो सेल है, बैक्टीरियल सेल में उसका जो मुख्य क्रोमोसोम है उसके अलावा भी कुछ सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इन सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है, जिनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। एक जीव के या एक कोशिका के डीएनए को किसी दूसरी कोशिका में डालने के लिए इन प्लाज्मिड्स का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा A एवं B, O एवं AB, B एवं AB, AB एवं A। कम्युनिटी टैब के ये जो क्वेश्चंस थे, इस क्वेश्चन का आंसर कई सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया हुआ था, इसीलिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको आपको ध्यान से समझना है। इसको इस तरह से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे माता, लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे पिता। माता का जो रुधिर वर्ग है वह है O और पिता का AB है।
तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका है रुधिर वर्ग है। और इनका जो जीनोटाइप होगा, इनका जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप का आई और आई, ए बी ब्लड ग्रुप का आई ए और आई बी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो युग्मक बनेंगे, युग्मक क्या क्या बनेंगे, युग्मक माता में तो एक ही प्रकार के आई और आई बनेंगे और पिता में आई ए और आई बी, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब किस प्रकार से इनमें संतति पैदा होगी, इसके लिए हम क्या कर देंगे, एक पन्नेट स्क्वायर बना देंगे। पन्नेट स्क्वायर में एक साइड हम ले लेंगे जो माता में जो गैमेट्स थे आई और आई, पिता में जो गैमेट्स बनेंगे आई ए और आई बी बना देंगे। इनका कॉम्बिनेशन बनाइए आई ए और आई बी और आई। इसी तरह से आई ए और आई, ये आई ए यहाँ से आ जाएगा, आई यहाँ से आ जाएगा। उसी तरह से आई बी यहाँ से और आई नीचे से आ जाएगा। इस तरह से तो कुल इसमें हमारे पास जो जीनोटाइप बने आई ए और आई बने, तो इसमें ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, आई बी और आई इसमें ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, आई ए और आई में ए, आई बी और आई में बी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आई ए और आई में ए क्या है, डोमिनेंट है, ए क्या है, प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण प्रकट करेगा, और आई क्या होता है, ये अप्रभावी होता है। और इसी प्रकार से आई बी और आई जब एक साथ उपस्थित होते हैं तो ये आई अप्रभावी होता है और आई बी प्रभावी होता है, इसीलिए जो प्रभावी लक्षण होगा वही प्रकट होगा। इसके बारे में अगर डिटेल से आपको पढ़ना है तो जो उसका जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। सह प्रभाविता के विषय में आप पढ़ेंगे तो सब चीज़ें, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इसको आसानी से आप समझ जाएंगे। तो जो इनके संतान है उनमें ए और बी दो ही प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे, तो इसीलिए इनका ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एवं बी ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा। थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व भी किया था। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44 प्लस XXY क्रोमोसोम कुल 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो XXY इसमें क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो इनमें कौन से क्रोमोसोम उपस्थित होंगे, XXY। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए XXY। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था, रूस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेड डेटा पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, WWF जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि एक प्रकार की संस्था है जो कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसी तरह से ICZN है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इसी तरह से जो ICBN है इसका है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ICZN ये जंतुओं के नामकरण से संबंधित और ICBN ये वनस्पतियों के नामकरण से संबंधित, किस प्रकार इनके साइंटिफिक नेम दिए जाएंगे उससे संबंधित जो संस्थाएं ये कार्य करते हैं। अब जो चौथा है IUCN, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN
के द्वारा एक इंटरनेशनल जो संस्था है इसके द्वारा रेड डेटा पुस्तक प्रकाशित की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, IUCN। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग या ऑटो इम्यून डिजीज का उदाहरण है? दमा, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि स्वप्रतिरक्षा रोग क्या होता है। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह शरीर में आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करता है, जिन्हें हम प्रतिजन कहते हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। लेकिन कभी कभी शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है अपनी ही कोशिकाओं को स्वयं मारने लगता है। वह बाहरी कोशिकाओं या बाहरी प्रतिजन और अपनी कोशिकाओं को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्वयं की कोशिकाओं को ये नष्ट करता है। तो इस प्रकार से इस रोग को स्वप्रतिरक्षा रोग या ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस।